हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन का मतलब होता है मानव। डाइजेस्टिव मीन्स पाचन करने वाला। सिस्टम मतलब तंत्र। मानव शरीर का पाचन करने वाला तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस में ऐसा सिस्टम जो डाइजेशन में मदद करता है उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कनाल, और इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? जो फूड हम ईट करते हैं वो जिस पाथ से जाता है उस पाथ को एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिल करके एलिमेंट्री कनाल और उससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिलकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एलिमेंट्री कनाल आइए देखते हैं यहाँ पे फिगर में। यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है, और एनस पे एंड होता है। और जो भी हम फूड ईट करते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो इन्हीं ऑर्गन्स में होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स into simpler absorbable food particles। जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन सिंपलर फूड पार्टिकल्स में, इसी को डाइजेशन कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं फूड पार्टिकल्स, जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, और ये एलिमेंट्री कनाल में होता है। तो आगे आइए देखते हैं डाइजेशन। जैसे जो मेनली हम जब फूड ईट करते हैं उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली जो हमको कंपोनेंट्स मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मेनली ये 3 कंपोनेंट्स हम जो फूड ईट करते हैं उसमें होते हैं, और इन्हीं का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। और विटामिन और मिनरल्स भी हमको फूड से मिलता है। विटामिन एंड मिनरल्स भी हमको मिलते हैं फूड से, लेकिन विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में। नो डाइजेशन, इसका डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये काफ़ी छोटे पार्टिकल्स, पहले से ही काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स के द्वारा, हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इनके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है केवल। तो आइए आगे देखते हैं इन तीनों का कहाँ पे कैसे डाइजेशन होता है। आइए आगे देखते हैं डाइजेशन। एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनस पे। तो अब पढ़ेंगे माउथ के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे इसमें डाइजेशन कैसे होता है माउथ में। आइए देखते हैं।
तो माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन होता है जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, टीथ और टंग, जिनका डाइजेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है और ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो आइए टीथ का फंक्शन देखते हैं। टीथ क्या करता है? टीथ जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है, जो बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है। और टीथ मेनली जो ह्यूमंस में टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है इंसाइजर, इंसाइजर्स, सेकेंड कैनाइंस, थर्ड प्री मोलर्स, फोर्थ मोलर्स। इंसाइजर जो आगे के 4 दांत होते हैं इनको इंसाइजर कहते हैं, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। तो इनका टोटल अमाउंट जो नंबर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8। ऊपर भी 4 होते हैं और नीचे भी 4, जो आगे के 4 दांत होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है? कटिंग का। फूड को काटने में मदद करते हैं, कटिंग का फंक्शन होता है इनका। कैनाइंस, इंसाइजर के बगल में इधर एक दांत और इधर एक दांत, काफ़ी पॉइंटेड टीथ होते हैं, शार्प होते हैं, और ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो टोटल जो इनका नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इनका जो फंक्शन होता है वो टीयरिंग में होता है। टीयरिंग में, चीर फाड़ में मदद करते हैं, फूड को टीयर करने में मदद करते हैं। प्री मोलर्स, उनके बगल में 2 दांत इधर, 2 इधर, और नीचे भी ऐसे ही 4 होते हैं। कैनाइंस के बगल में 2 और इधर 2। तो टोटल जो इनका अमाउंट हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे 4 मिला के 8। प्री मोलर्स का जो संख्या होती है ह्यूमंस में वो 8 होती है। और इनका फंक्शन और मोलर्स का फंक्शन दोनों सेम होता है, चीविंग और ग्राइंडिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। चीविंग और ग्राइंडिंग मतलब फूड को चबाने के लिए और उसको पीसने में, ग्राइंड करने में मदद करते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स। और मोलर्स का जो संख्या होता है वो ऊपर भी 6 नीचे भी 6। टोटल जो इनका संख्या होता है, नंबर होता है, वो 12 होता है। ग्राइंडिंग और चीविंग में दोनों मदद करते हैं, एक कटिंग में, एक टीयरिंग में। अगर आप टीथ का नंबर अगर आप ऐड करें, काउंट करें, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर को मिला के, तो टोटल 32 टीथ्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। उसके बाद अब टंग, टंग यानी जीभ। तो टंग का जो फंक्शन होता है, टंग एक मूवेबल स्ट्रक्चर होता है माउथ में, जो मूव कर सकता है। माउथ का एक फ्लोर फॉर्म करता है, एक तरह से फ्लोर फॉर्म करता है, और ये मूव कर सकता है। ये फूड को मूव करने में, मिक्स करने में, जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है उसके साथ फूड को मिक्स करने में मदद करता है। और टीथ को क्लीन करने में भी मदद करता है। और फूड जो होता है उसको आगे फूड पाइप में पुश करता है, उसमें पास करने में भी मदद करता है। फूड को निगलने में भी मदद करता है, फूड के स्वॉलोइंग में भी टंग मदद करता है। और टंग पे टेस्ट बड्स भी पाए जाते हैं, जो टेस्ट, फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। स्वीट है, सोर है, साल्टी है या बिटर है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कैसे डाइजेशन में मदद करते हैं। आइए आगे देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में।
तो सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं, और 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे माउथ में पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। और ग्लैंड होता क्या है, तो ग्लैंड एक पर्टिकुलर टाइप का एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में मदद करता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। एक स्पेशल ऑर्गन जो लिक्विड, एक स्पेशल टाइप का लिक्विड सीक्रेट कहता है उसे करता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। और डिफरेंट ग्लैंड्स डाइजेशन में मदद करते हैं। और भी कई ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यह लीवर, ये भी एक ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। और उसके बाद होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। उसके बाद इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। और स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है, वहाँ पर इनर लाइनिंग में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, 3 पेयर्स में होते हैं और वो जो 3 तरह के होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर होता है, यह है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो ईयर होता है हमारा, ईयर लोब के पोस्टीरियर एंड में, ईयर लोब जो होता है उसके पिछले हिस्से में पाया जाता है। तो एट posterior end of ईयर लोब के पोस्टीरियर एंड यानी पिछले हिस्से में पाया जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सबलिंगुअल ग्लैंड टंग जो होता है हमारा जीभ, उसके अगले हिस्से के नीचे पाया जाता है। टंग के अगले वाले हिस्से में, अगले वाले पार्ट के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है। और सब का मतलब भी होता है नीचे, सब का मतलब नीचे, और लिंगुअल का मतलब होता है टंग। टंग यानी जीभ, लिंगुअल का मतलब टंग, सब मतलब नीचे यानी टंग के नीचे पाया जाने वाला सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो बिलो द टंग। उसके बाद सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, ये यहाँ देखिए टंग के नीचे ये होता है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद जो उसके बगल में है सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड है। और सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो जो लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ के साइड में एनी एंगल पे पाया जाता है, दोनों तरफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि जॉ के जो लोअर जॉ होता है उसके दोनों साइड पे, दोनों एंगल पे पाया जाता है। एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। तो इसका लोकेशन हमने देख लिया। अब सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड सीक्रेट करता है, एक जो जिसको सलाइवा कहा जाता है यानी लार, ये सीक्रेट करता है। तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं, तीनों टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं जिसको हिंदी में लार कहा जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है सलाइवा का डाइजेशन में? तो इसमें सलाइवा में 98.5% तक वाटर होता है और 1.5% एंजाइम्स पाए जाते हैं।
अब डाइजेशन में एंजाइम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट एंजाइम्स जो है डिफरेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कोई डाइजेस्ट कोई एंजाइम करता है, कोई प्रोटीन को, कोई फैट को। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप का एक लिक्विड होता है जो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और डाइजेशन में मदद करते हैं। तो 1.5% तक एंजाइम होता है सलाइवा में। और एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी। सलाइवा में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सलाइवरी एमाइलेज। और इसको एक और नाम से जाना जाता है टायलिन। टायलिन भी इसको कहा जाता है, सलाइवरी एमाइलेज। और इसका जो फंक्शन होता है डाइजेशन में, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। जो फूड में स्टार्च मौजूद होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसीलिए जब हम जो ईट करते हैं उसमें स्टार्च होता है और इस स्टार्च को एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन और इसको कन्वर्ट कर देता है। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज एक शुगर होता है। माल्टोज एक शुगर यानी शर्करा होता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए जब हम कोई भोजन खाते हैं ज़्यादा समय तक उसको चबाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और माल्टोज एक शुगर होने के कारण हमको फूड जो होता है वो मीठा लगने लगता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कैसे फूड पास करता है, इसोफेगस में जाता है और कैसे डाइजेशन होता है। तो अब फूड सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फूड होता है वो एक बॉल टाइप सेमी सॉलिड एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो फूड होता है पार्शियली जब डाइजेशन हो जाता है माउथ में, उसके बाद एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड बॉल में, जिसको कहते हैं बोलस। जिसको बोलस कहा जाता है। अब ये फूड पास करता हुआ फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स यानी गला, जो गला होता है हमारा वहाँ फेरिंग्स में आता है। और यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो फूड पाइप होता है इससे अटैच होता है फूड पाइप से अटैच होता है विंड पाइप यानी ट्रैकिया। जो विंड पाइप होता है इससे अटैच होता है। तो फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए, इसके वजह से यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस जिसको कहते हैं। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ओपनिंग पे। जो ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप होता है, उसके ओपनिंग पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये मदद करता है फूड को फूड पाइप में जाने के लिए मजबूर करता है, मदद करता है। और इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, फूड को प्रिवेंट करता है, रोकता है कि वो विंड पाइप में ना जाए। तो एपिग्लॉटिस का ही फंक्शन होता है। यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब फूड वहाँ पर जाता है तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है और फूड पाइप में फूड चला जाता है। उसके बाद जब फूड पाइप यानी इसोफेगस, तो यहाँ पे इसोफेगस है, फूड पाइप है जिसको इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस, इसमें फूड जब पास करता है तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? तो जो इसोफेगस होता है ये मसल से बना हुआ होता है, मस्कुलर पाइप होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग होता है आसपास। और ये मस्कुलर पाइप की तरह होता है, तो मसल से बना होता है। जिसमें जब फूड पास करता है तो जो
ये वॉल्व होता है, यहाँ पर मान लीजिए फूड है तो यहाँ पे जो ईसोफेगस का वॉल होगा वो एक्सपैंड करेगा यानी फैलेगा, और उसके पिछला हिस्सा जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ जाएगा। तो यही जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है फूड पाइप की वॉल में, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो अगर इसको हम लिखें तो द एक्सपेंशन एंड द रिदमिक यानी पीरियोडिकली लगातार, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप टू पास द फूड इन एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद फूड यहाँ पे स्टमक में आता है, एंटर करता है पास करते हुए। और आपको मैं बता दूँ स्फिंक्टर क्या होता है। स्फिंक्टर जो होता है सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है और मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो पूरे एलिमेंट्री कनाल पे डिफरेंट जगहों पे, जैसे यहाँ पर होता है और यहाँ पे इंड में होता है स्टमक के, उसके बाद यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होता है और ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर। तो एलिमेंट्री कनाल में जगह जगह पे सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है वो मौजूद होता है, और ये रेगुलेट करता है कि कब फूड को पास करना है कब रोकना है, ये इसकी मदद से होता है एलिमेंट्री कनाल में। उसके बाद फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जब फूड आता है तो उसमें उसका काफ़ी 4 से 5 घंटे तक, लगभग 3 से 5 घंटे तक इसमें डाइजेशन होता है। तो आगे हम देखेंगे स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। तो आइए देखते हैं स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है फूड का। स्टमक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टमक का नाम आपने सुना ही होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। स्टमक यानी पेट, उदर पेट को ही स्टमक कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्गन दिख रहा है, यही स्टमक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टमक है। और एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्टमक जो होता है एक मस्कुलर सैक होता है, मस्कुलर सैक होता है। और ये जे शेप का आप ध्यान से देखो तो जे शेप का होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये मस्कुलर मसल से बना हुआ मस्कुलर सैक की तरह होता है, एक मस्कुलर एक पाउच की तरह आप कह सकते हैं ये होता है। इसमें 4 से 5 घंटे तक, काफ़ी देर तक फूड यहाँ पे रहता है, लगभग 4 से 5 घंटे तक, 4 to 5 आवर्स फूड यहाँ पे रहता है और उसका डाइजेशन होता है। इसमें भी ईसोफेगस में जैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर भी होता है, स्टमक में भी होता है। स्टमक जो होता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ताकि फूड जो हो और आसानी से गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट होते हैं स्टमक में उनके साथ अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स हो पाए। इसीलिए इसमें भी कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता रहता है। और उस मूवमेंट को एक्सट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता रहता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है किसमें, स्टमक में। और उसको कहते हैं चर्निंग होता है इसीलिए है क्योंकि फूड जो है स्टमक में वो मिक्स हो पाए गैस्ट्रिक जूसेस से। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, तो जो इनर लाइनिंग होता है स्टमक का, अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको मिला करके एक साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। तीनों ट्यूबुलर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको मिला करके, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं
इन तीनों के जो सिक्रीशन होगा उनको मिला करके कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें 3 तरह के काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस, 3 सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देख लें हम तीनों कौन कौन से चीज़ें होती हैं। पहला होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद होता है म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो HCl को, जो स्टमक के इनर लाइनिंग को या स्टमक को HCl के क्रोजिव एक्शन से बचाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिड का भी क्रोजिव नेचर का होता है कि ये क्रोड भी कर सकता है, इसको जला भी सकता है स्टमक के इनर लाइनिंग को, स्टमक को, और अल्सर नाम का एक बीमारी होता है वो भी हमको हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस में म्यूकस भी सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो स्टमक को बचाने का काम करता है। तो आगे हम देखेंगे HCl, पेप्सिन, म्यूकस कैसे डाइजेशन करते हैं, किन किन चीज़ों का डाइजेशन करते हैं, इनका फंक्शन हम देखेंगे आगे। तो आइए अब देखते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस का फंक्शन। तो ये HCl, ठीक, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिससे हमारा स्टमक जो जल भी सकता है, लेकिन इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है डाइजेशन। और वो जो फंक्शन होता है क्या होता है, ये सबसे पहले तो जो फूड हम ईट करते हैं उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, या बैक्टीरिया भी चले जाते हैं कभी कभी, तो जो उसमें बैक्टीरिया फूड में होते हैं उनको ये मार देता है, किल कर देता है, किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। और साथ ही में HCl जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, यानी कि वो अभी एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन जो सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजन इस फॉर्म में पेप्सिन सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इसको कन्वर्ट कर देता है HCl, इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में ताकि वो एक्टिव हो जाए और अपना एक्शन कर सके, प्रोटीन के डाइजेशन कर सके। तो पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, पेप्सिन को एक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है जो प्रोवाइड करता है HCl। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। अब पेप्सिन के बारे में देखते हैं। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है किसमें, पेप्टोन्स में। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इसके बाद आता है म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बचाने का काम करता है स्टमक को HCl के क्रोजिव एक्शन से। जो स्टमक हमारा वो जल ना जाए या उसमें अल्सर नाम का जो बीमारी होता है वो ना हो पाए, जले ना, उससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और म्यूकस का ही फंक्शन होता है कि ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग के म्यूकस। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक एक्शन होता है, उसमें डाइजेशन होता है फूड का, स्टमक में चर्निंग एक्शन होता है,
और जब यहाँ पे फूड 4-5 घंटे तक जब मिक्स हो जाता है बढ़िया से डाइजेशन, उसका पार्शियली डाइजेशन जो इन चीज़ों का जितना होना रहता है हो जाता है, उसके बाद जो फूड होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक पेस्ट की तरह आप कह सकते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में पेस्ट की तरह बन जाता है फूड स्टमक में, जिसको कहते हैं काइम, जिसको नाम दिया जाता है काइम। अब ये फूड स्टमक में डाइजेशन के बाद यहाँ से पास करता हुआ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या लीवर का पैनक्रियास का फंक्शन होता है, हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ से फूड जो स्टमक में डाइजेशन हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, यहाँ पे ए वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं डिओडेनम। डिओडेनम फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सी शेप्ड का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी शेप्ड का, तो जो डिओडेनम होता है वो सी शेप्ड का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ये जो मैंने सर्कल किया है, तो पहला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है, इसको कहते हैं जेजेनम। जेजेनम। उसके बाद ये जो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको कहते हैं इलियम। और इलियम में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है। हम थे डिओडेनम में, तो डिओडेनम में डाइजेशन कैसे होता है फूड का, इसमें लीवर और पैनक्रियास का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड्स हैं, और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियास ये सिक्रिएट करते हैं, कुछ बाइल सिक्रिएट करता है और ये 3 एंजाइम सिक्रिएट करता है, जो डाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए पहले हम लीवर से सिक्रिएट होने वाले बाइल के बारे में बात करते हैं। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लीवर सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, रिलीज करता है बाइल, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। बाइल, बाइल को हिंदी में पित्त रस भी कहते हैं। तो बाइल को सिक्रीट करता है लीवर, और टेम्परेरली कुछ समय के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखें, जो एक पीयर शेप का एक स्ट्रक्चर छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं गैल ब्लैडर, तो कहते हैं गैल ब्लैडर। और ये जो बाइल सिक्रीट होता है लीवर से, उसको कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम करता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, और जब ज़रूरत पड़ती है डिओडेनम में, तब उसको वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और वहाँ से पास कर जाता है बाइल कहाँ, डिओडेनम में। यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कॉमन डक्ट से इंटर करता है, जो डक्ट होता है इंटर करने का वो सेम होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, पैनक्रियास से जो सिक्रीट होता है लिक्विड, वो भी, और बाइल भी सेम डक्ट से आते हैं। तो बाइल का 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पहला तो जो फूड स्टमक से आया है डिओडेनम में, वो एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे HCl सिक्रीट हुआ था। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसके एक्शन के लिए, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, उनके एक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी बेसिक मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम जो बाइल होता है, वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन मीडियम provides for action of pancreatic एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं, उनके एक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है बाइल। बाइल में बाइल सॉल्ट भी होता है, मेनली इस काम को करता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन है बाइल का, वो
जो इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो जो फैट होता है, जो फैट होता है वो काफ़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ये मान लीजिए फैट है तो ये बिग ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। तो इस पे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज होता है वो एक्शन नहीं कर पाएगा, इस पे एक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसको जो बाइल जूस होता है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जूस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बिग ग्लोब्यूल जो फैट का होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, जो लाइपेज एंजाइम है पैनक्रियास से रिलीज होता है, इस पर एक्शन कर सके और इसका डाइजेशन कर सके। तो ये बाइल का फंक्शन हमने देख लिया। अब पैनक्रियास से रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और डिफरेंट कैसे डाइजेशन करते हैं ड्यूडेनम में, उसका हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फंक्शन। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पैनक्रियास से रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। 3 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके डाइजेशन में मदद करता है। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है कौन? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन की तरह ही एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, फंक्शन दोनों का सेम। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टाइड्स में कौन? ट्रिप्सिन, जो कि एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है, पैनक्रियास से रिलीज होता है। और तीसरा है लाइपेज, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, जो फैट डाइजेशन करता है लाइपेज। तो ये बिग जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उन पे एक्शन नहीं कर पाता है। तो जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, जो बाइल जूस के द्वारा इमल्सिफाई कर दिया गया है, उस पर एक्शन करता है और उसको फैट जो होता है इमल्सिफाइड फैट पे एक्शन करता है और इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है लाइपेज। तो ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं। और डाइजेशन जो होता है ड्यूडेनम में होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है जेजेनम, वहाँ पर फूड जाता है। जेजेनम के बाद इलियम में, और इलियम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। तो अब इसके बाद जो फूड है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यहाँ पे मिडल पोर्शन है, मिडल पार्ट है, वहाँ पे इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है जेजेनम और इलियम में। और यहाँ पर डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इंटेस्टिनल जो सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है इंटेस्टिनल जूस, जो कि डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कैसे डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हम देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं कैसे डाइजेशन होता है। तो इंटेस्टिनल जो जूस होता है, इंटेस्टिनल जो जूसेस सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा, इंटेस्टिनल
जूस स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, और इससे इंटेस्टिनल जूस जो सीक्रेट होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। यानी जो अभी तक डाइजेशन जो फूड का हुआ है माउथ में, इसोफेगस से आया, फिर फूड जो स्टमक में डाइजेशन हुआ, पैनक्रियाज लीवर के जो सिक्रेशन थे उनसे जो डाइजेशन हो चुका है, यानी लगभग आधा से ज़्यादा फूड का डाइजेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, और जो पार्शियली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधा लगभग डाइजेशन जो है, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो चुका है फूड का, तो पार्शियली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन यहाँ पे इंटेस्टिनल जो जूस होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को, किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अमीनो एसिड जो होता है यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं इंटेस्टिनल जूस, किसमें, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। उसके बाद तीसरा है फैट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो है ऐसे पार्टिकल्स हैं, फूड को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, इतने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इतने सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं कि इनको जो सेल है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है और इससे एनर्जी बना सकता है। तो इसके आगे फर्दर अब डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी बेहतरीन मैकेनिज्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सपोज कीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, तो इसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह ढेर सारे प्रोजेक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं, और इसको प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, विलाई। और विलाई का सिंगुलर होता है विलस इसका सिंगुलर होता है। अगर हम एक विलस का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें अब देखेंगे कि जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे आर्टरी वगैरह होती हैं, वेन्यूल होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जो होता है वो नेटवर्क होता है। यहाँ पे लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं। तो ये सब मदद करते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन में। तो जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लीजिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने सिंपलर होते हैं कि ये डिफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। और जो फैट होता है वो लिम्फैटिक वेसल क्या करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जो ब्लड कैपिलरीज में जो बाकी जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है वो इंटर कर जाता है और उसके बाद वो ब्लड में आ जाता है। ब्लड से पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है, हर एक सेल के पास पहुंच जाता है। सेल उससे अपना एनर्जी उसे बना लेते हैं। और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब इसमें क्या आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो पास करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो विलाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें वाटर मौजूद होता है, तो वाटर को बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसी तरह से पूरे जो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर रेक्टम होता है, इस पोर्शन को रेक्टम कहा जाता है। और यहाँ पर भी
जो ब्लड का नेटवर्क, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है, विलाइस पाए जाते हैं, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पूरा इससे लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता हुआ रेक्टम में आके स्टोर होता है। रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर होता है, उसके बाद एनस के द्वारा बॉडी के बाहर उसको निकाल दिया जाता है, एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, यानी कि एक्सक्रीट कर दिया गया वेस्ट। और इस तरह से जो डाइजेशन होता है क्लास 10th के हिसाब से जो डाइजेशन दिया गया है बुक में, उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया।